नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य एवं पोषण विज्ञान की आज की कक्षा में हम क्या जानेंगे? हम मिनरल्स के बारे में यानी कि खनिज तत्वों के बारे में जानेंगे। मिनरल्स खनिज तत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के द्वारा उनकी आवश्यकता होती है। कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम के इकाई में इसकी आवश्यकता शरीर में होती है। आपने नाम सुना होगा मिनरल्स के रूप में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सभी किसी न किसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से शरीर में चयापचय में जुड़े हुए होते हैं। इनकी उपस्थिति बहुत सारी क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका के चलते ये कई शरीर के निर्माण और नियामकता के काम करते हैं। तो आज खाद्य एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम मिनरल्स यानी कि खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज तत्व क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, लवण हो सकते हैं, वो जो कि शरीर में या प्रकृति में उपलब्ध हैं सहज रूप में। सब्जियों में होते हैं, फलों में होते हैं, कई डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, जितनी भी विद्यमान है या जितने भी पोल्ट्री या इस प्रकार की मीट जो मांसाहारी पदार्थ होते हैं उनमें होते हैं। तो ये सभी खनिज उसके अंदर बहुत माइनर क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ये जो माइनर यानी कि बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको देखें कि किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका वितरण कैसा है शरीर में। तो आप देखिए ये मिनरल्स या खनिज लवण, जिसे लवण यानी कि सॉल्ट, तो खनिज यानी कि मिनरल, तो किस रूप में किस रूप में हमारे शरीर में ये चाहिए होते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्वतंत्र रूप में चाहिए होते हैं कोशिकाओं में, यानी कि सेल में कुछ फ्री रेडिकल्स के रूप में, या कहें कि फ्री स्वतंत्र रूप में, जैसे कि कैल्शियम आयंस, ठीक है, जैसे कि सोडियम आयंस जो कि जल संतुलन के लिए आवश्यक है। तो अलग अलग जो ये रूप है स्वतंत्र है, बाद में आगे जाके ये किसी से प्रक्रिया में कंबाइन भी होता है, जुड़ता भी है। तो एक तो स्वतंत्र रूप में हो सकते हैं, या फिर ये पहले ही किसी के साथ, किसी यौगिक के साथ जुड़ गए, इन्होंने कोई कंपाउंड बना दिया, कोई यौगिक बना दिया और उस रूप में ये शरीर में के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। या फिर ये किसी कार्बन के साथ जुड़ के, कार्बन कोई भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के साथ भी जुड़ सकते हैं और किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो उसके साथ जुड़ गए और उसके बाद ये शरीर में किसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इन तीन रूपों में ये उपस्थित होते हैं शरीर में। स्वतंत्र रूप में आयंस के रूप में, यानी कि कैल्शियम आयंस हो सकता है या सोडियम आयंस हो सकता है, और दूसरे भी कई हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर दूसरा हम पढ़ रहे हैं यौगिक के रूप में। यौगिक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक हम सभी यूज़ करते हैं नमक। तो नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम उसके अंदर जुड़ा हुआ है और क्लोराइड, ये दो क्लोरीन, दोनों के दोनों ये मिल के उसका नमक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोनों मिल गए, क्रिया हो गई, सोडियम और क्लोरीन मिल के तो NaCl हो गया। फिर कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल गए तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गए। इसी प्रकार से ब्रोमियम एक मिनरल है, तो सोडियम ब्रोमियम के साथ मिलके सोडियम ब्रोमाइड बना देता है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, कैल्शियम ब्रोमाइड भी बन जाता है। तो ये इस प्रकार से यौगिक के रूप में हमारे शरीर में उपलब्ध हो रहे हैं। और तीसरा रूप आप देखो, कार्बनिक रूप में क्या क्या उदाहरण देख रहे हैं? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमी प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है, हीमी आयरन है, फॉस्फो प्रोटीन, फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस प्लस लिपिड, लिपिड यानी कि वसा। तो वसा और फॉस्फोरस साथ में जुड़ के फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। फॉस्फोग्लूकोलिपिड, तो फॉस्फोरस ग्लूको से क्या तात्पर्य? कार्बोहाइड्रेट का अंश है। लिपिड, तो इसमें फॉस्फोरस भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है और लिपिड भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये इन तीन रूपों में खनिज लवण वितरित होते हैं हमारे शरीर में। आगे बढ़ते हैं। अब खनिज लवण का तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें क्या होता है?
वर्गीकरण में आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो मुख्य खनिज तत्व हैं, एक गौण खनिज तत्व हैं। मुख्य से क्या तात्पर्य है? मेजर मिनरल एलिमेंट्स, और गौण यानी कि ट्रेस मिनरल एलिमेंट। अब वैसे इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो मुख्य यानी जो महत्वपूर्ण है, गौण यानी कि जो कम महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ हम शाब्दिक नहीं, उसकी मात्रा के ऊपर जाएंगे, यानी कि जो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए उसे मेजर मिनरल एलिमेंट। और बहुत सारी प्रक्रियाओं में इनकी उपस्थिति ज़रूरी है, बहुत सारी क्रियाओं में ये साथ में जुड़ के संपन्न कराते हैं क्रिया, इसीलिए इन्हें कहा गया है मेजर मिनरल एलिमेंट्स या मुख्य खनिज तत्व। और गौण खनिज तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, इसीलिए ये गौण या ट्रेस मिनरल एलिमेंट कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि चुटकी भर सोडा डालना है, तो वो चुटकी भर क्या है? वो एक चम्मच के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी मात्रा है। तो इसलिए मेजर मिनरल एलिमेंट्स जो मुख्य खनिज तत्व हैं वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जो गौण खनिज तत्व हैं वो कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे कैल्शियम जैसे कि एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक सामान्य रूप में वयस्क महिला के लिए कैल्शियम 400 मिलीग्राम आवश्यक होता है, और आयरन जो है वो आपने देखा होगा ना, हीमोग्लोबिन उसको टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए एक एवरेज रेंज। ज़्यादातर लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, महिलाओं में कमी पाई जाती है। तो वो कितना चाहिए होता है? 40 मिलीग्राम। तो यहाँ पे अंतर देखो आप, कैल्शियम 400 मिलीग्राम और आयरन लोहा कितना चाहिए? 40 यानी कि 40 मिलीग्राम। तो देखो दोनों में अंतर, इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किस प्रकार से इसकी मात्रा आधारित करती है कि वो मेजर मिनरल है या वो ट्रेस मिनरल है। तो मेजर मिनरल में क्या क्या है आप देख रहे हैं स्लाइड में, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये हो गए मुख्य खनिज तत्व। गौण खनिज तत्व के अंतर्गत लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिलीनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वेनेडियम, निकल, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, कैडमियम, क्रोमियम, आयोडीन। इसमें से सब आप जो ज़्यादातर कौन कौन से सुन रखे हैं आपने नाम? एक तो आपने लोहा सुन रखा है, और लोहा के अलावा और आपने सुन रखा है तांबा, फिर भी सुन रखा है, और जो शरीर के लिए चाहिए एक और इम्पॉर्टेंट जो आपने देख रखा है वो है आयोडीन और आयरन। ये दो चीज़ें हैं जो कॉमन है, और सुनते भी हैं हम कि आयरन की ज़रूरत इतनी होती है, आयोडीन नमक में होता है और वो लेना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। ठीक है, बाकी भी मिनरल्स आवश्यक हैं शरीर में, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से जो भी हम संतुलित भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें मिल जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक मिनरल जो मेजर मिनरल एलिमेंट हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह, इसको हम एक एक को पढ़ेंगे, एक एक खनिज तत्व के फ़ायदे, नुकसान, उसके कार्य, क्या भोज्य स्रोत हैं, उसको हम पढ़ेंगे। आगे के लेसन्स में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर कई बार ये प्रश्न भी आता है बच्चों कि खनिज तत्व क्या है और खनिज तत्व का वर्गीकरण क्या है, वहाँ पे ये चीज़ आपको लाभदायक है। लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न किसके ऊपर आते हैं? एक एक मिनरल के ऊपर भी आता है। जैसे कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का कमी का शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये है। इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। ये सामान्य खनिज तत्वों की बैनर तले अगर आपसे पूछा जाए क्या खनिज तत्व के कार्य हैं, तो ये इन जनरल कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्पेसिफिक कुछ विशिष्ट कार्य हैं हर खनिज तत्व के, जो हम एक एक टॉपिक में पढ़ेंगे आगे के लेसन्स में। फिर शरीर, अच्छा कार्य क्या करते हैं खनिज तत्वों के? फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, या हम कह सकते हैं खनिज तत्वों के कार्य क्या हैं। यहाँ स्लाइड में आप देख रहे हैं दो प्रमुख श्रेणियाँ बनी हुई हैं, एक निर्माणात्मक और एक नियंत्रक एवं नियामक। निर्माणात्मक से क्या तात्पर्य है? जो बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो शरीर के निर्माण का काम कर रहे हैं। नियंत्रक
और नियामक से क्या तात्पर्य है, जो कंट्रोलिंग प्रक्रियाओं कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, यानी चीज़ें सही होती रहें, प्रक्रियाएं सही होती रहें, उसको उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसका नियंत्रण कर रहे हैं और उनको संपन्न कर रहे हैं। अब एक एक करके इन हेड्स में आप देखो, हर एक के हेड में ये देखें, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपको मदद करेंगे। कभी भी प्रश्न आता है तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट्स का निर्माण आप कीजिए अपनी कॉपी में। ये क्या है, ये दर्शाते हैं कि आप कितने क्लियर अपने ज्ञान में हैं, इस विषय से संबंधित कितनी स्पष्ट जानकारी आपको है, और पूरी की पूरी वो इन्फॉर्मेशन आप इन फ्लो चार्ट्स के माध्यम से उसका सार बना सकते हैं। आप कितना लिख रहे हैं, आपने कितने पेजेस लिखा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कुछ मुख्य बिंदुओं में किस प्रकार से अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो इसे एक चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि शरीर में खनिज तत्वों के निर्माणात्मक कार्यों के अंतर्गत पहला कार्य है अस्थियों का निर्माण। हड्डियों के निर्माण के लिए ज़रूरी है। हड्डियों से जुड़ा हुआ कौन सा मिनरल है, आप सभी जानते होंगे। ये प्रश्न है आपका आज का, और इस प्रश्न का जवाब आप अपने अपने कॉपी में लिख के प्रश्न लिखें पहले, और फिर उसमें अपना उत्तर लिखें। तो ये जवाब लिखेंगे और अपने नाम के साथ इसको मुझे पोस्ट करेंगे आप, ठीक है। तो अस्थियों के निर्माण के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है, इसलिए इसका जवाब मैं अभी नहीं बता रही। ये प्रश्न है आपका असाइनमेंट का, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूर्ण करेंगे कल की डेट में। फिर दांतों का निर्माण, दांतों के निर्माण के लिए भी कुछ विशेष मिनरल्स चाहिए होते हैं, यानी कि आपने सुना होगा दांत किससे मजबूत बनते हैं, कैल्शियम से, फास्फोरस से, ठीक है, और एक विटामिन भी चाहिए होता है, विटामिन सी से। तो ये हो गया एक काम। फिर पेशीय ऊतकों और तंत्रिका तंतुओं का निर्माण, जो निर्माण का काम है, शरीर में ऊतक बनते रहते हैं, मांसपेशियों में ऊतक बनते रहते हैं, कोशिकाएं विकसित होती रहती हैं, उसके लिए भी हमें खनिज की आवश्यकता होती है। फिर जो हीमोग्लोबिन है शरीर में, जो कि क्या कहें कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कहते हैं इसे, यानी कि वो वर्णक जो कि शरीर में संवहन करता है ऑक्सीजन का। तो वो, और दोनों ही चीज़ें होती हैं कि ऑक्सीजन का संवहन करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको हस्तांतरण करता है, उसको संवहित करके आगे उसे शरीर की कोशिकाओं से बाहर निकालता है। फिर वो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कोशिकाओं तक पहुंचाने और लेने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। फिर हार्मोन्स का निर्माण, हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये हार्मोन्स नियामक कार्य करते हैं शरीर में। जैसे कि थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, तो वो क्या करेगा, वो शरीर में ग्रोथ रेगुलेट करता है, यानी कि शरीर का विकास, वृद्धि, हाइट बढ़ना, कई और चीज़ें को नियमित करता है। फिर है आमाशयिक रस का निर्माण। आमाशय में रस है। अब ये जो पाचक रस होते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक माध्यम प्रोवाइड करते हैं, एक माध्यम देते हैं, उस माध्यम के चलते ही ये प्रक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं, एंजाइम्स उस खाने पे क्रिया कर पाती हैं, और भोजन का पाचन हो पाता है, आगे अवशोषण हो पाता है। तो आमाशयिक रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं उसे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि आमाशयिक रस का क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी ये मिनरल चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक में क्लोरिक जो है ना, आ रही है ना, वो क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है, मिनरल है। फिर कोशिकाओं की वृद्धि और विकास में सहायक, कोई भी कोशिकाएं हैं डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, उसमें के लिए, उन प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए हमें, मिनरल यानी कि खनिज चाहिए। तो इस प्रकार से ये शरीर में निर्माण का काम करते हैं। फिर शरीर में नियंत्रण और नियामक कार्य क्या करते हैं, जो रेगुलेट कर रहे हैं, उसमें क्या है, शरीर में एक संतुलन, किसका संतुलन रखना, अम्ल और क्षार का। अगर हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, कभी आपने सुना ना, एसिडिटी हो गई,
बहुत बार आपने कहते सुना है, हैवी खा लिया, ज़्यादा खा लिया, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, एसिडिटी हो गई। तो ये क्या होता है, ये अम्ल और क्षार का असंतुलन होता है, जिसकी वजह से ये होता है। हमारे शरीर में अम्ल के लिए, अम्ल और जैसे बिल्कुल वही बात है कि आप चाय में चीनी डालते हैं, जितनी आप पीते हैं उतनी ही आपको अच्छी लगती है चाय में। अगर उससे कम हो जाती है तो भी आपको चाय में स्वाद नहीं आता, उससे ज़्यादा हो जाती है तो भी आपको बहुत मीठी लगने लगती है, तो स्वाद नहीं आता। इसी प्रकार से शरीर को भी एक विशिष्ट मीडियम चाहिए होता है, एक विशिष्ट माध्यम चाहिए जिसमें कि वो काम कर सके। अब कई ऑर्गन्स में, कई अंगों में वो माध्यम क्या होता है, अम्लीय होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाशय में माध्यम क्या है, अम्लीय माध्यम है। और आगे हम आंत की तरफ चलें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्षारीय माध्यम है। अब कुछ एंजाइम्स हैं जो कि अम्लीय माध्यम में काम कर सकती हैं, तो वो कहाँ, वो अमाशय में ही काम कर पाएंगी। और कुछ एंजाइम्स है जो कि क्षारीय यानी कि एल्कलाइन, अम्लीय यानी कि एसिडिक, तो क्षारीय माध्यम में काम कर पाएंगी। तो वहाँ पे वो एंजाइम्स वहीं इंटेस्टाइन में तभी काम करेंगी जब वहाँ क्षारीय माध्यम हो। तो ये भी एक जिम्मेदारी है कि वहाँ पे निश्चित माध्यम को बनाया जा सके। तो वो इन्हीं के द्वारा होता है, मिनरल्स के द्वारा होता है कि अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखें और हृदय गति का संतुलन बनाए रखें। इसके लिए भी सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर रक्त का थक्का जमाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। चोट लग गई, खून निकल रहा है तो क्या होगा, खून जम जाता है हमारा, तो वो जो थक्का बनता है उसके लिए कैल्शियम आयंस की आवश्यकता होती है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो कि आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है, एक मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि एक स्टूडेंट किस प्रकार से अपनी स्टडीज़ को करे कंप्लीट, कैसे आगे प्रोसीड करे, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके उसके लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए भी ज़रूरत होती है मिनरल्स की। और ये जितने भी वीडियो में आप ध्यान से सुने, इस वीडियो को देखें और फिर जो जो भी प्रमुख बातें आ रही हैं ना, बिंदु आपके, वो नोट्स अपने रजिस्टर में बनाइए, होम साइंस के रजिस्टर में। ये आपको मदद करेगा आगे तक, किसी भी आगे आप परीक्षा भी देंगे उसके लिए भी आपको मदद करेगा। फिर अगला पॉइंट आप देखिए, मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण में। संकुचन क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, प्रसारण यानी कि फैलना। तो सिकुड़ना और फैलना, मसल्स हमारे इसी प्रकार से काम करते हैं। तो उसमें भी आयंस की, यानी कि क्या कहें कि खनिज लवणों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जल संतुलन का नियमन करते हैं और एंजाइम्स की सक्रियता में सहायक होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। जल संतुलन, सोडियम इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि शरीर में सूजन आ जाती है, बहुत से लोगों को सूजन आ जाती है। सूजन क्या है, बेसिकली कि वाटर रिटेंशन हो गया, यानी कि शरीर में या एडिमा होता है, इसका जो टेक्निकल टर्म है इंग्लिश की। सूजन से हिंदी में सूजन कहेंगे। तो अब सूजन क्या होती है कि कोशिकाओं ने अतिरिक्त पानी अपने अंदर समेट के रखा है, उसको छोड़ नहीं रही। तो ये क्या हो गया, ये एक जल असंतुलन हो गया। इसको रेगुलेट करने के लिए हमें सोडियम और कैल्शियम, वो आगे हम पढ़ेंगे, जल संतुलन का एक पूरा चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो कुल मिला के आप देखो कि शरीर में बहुत जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, मिनरल्स कर रहे हैं। निर्माण की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी मिनरल्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और मिनरल्स किस में मिलते हैं ये एक एक हम देखेंगे भी, जानेंगे भी। मिनरल्स बहुत सारे सब्जियों में मिलते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, सीरियल्स यानी कि अनाजों में मिलते हैं। ये आप देख रहे हो ना चित्र इसमें, कि बहुत सारी जितनी प्राकृतिक रूप से चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर जितनी मांसाहारी व्यंजन है या खाद्य पदार्थ हैं मांसाहारी, उनमें भी होते हैं मिनरल्स। हर एक विशिष्ट है किसमें क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक एक खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो आज का वक्तव्य है, आज का ये जो लेक्चर है, ये
खनिज लवणों के बारे में एक परिचय के रूप में और क्या प्रमुख भूमिका होती है उनके शरीर के मेटाबॉलिज्म में, शरीर को रेगुलेट करने में, शरीर की क्रियाओं को संपन्न करने में, ये आप समझ पाए होंगे। क्यों ज़रूरी है मिनरल्स, खनिज लवण, और क्या क्या होते हैं उनके नाम, ये इस लेक्चर में स्पष्ट हो गया होगा। तो आगे इससे संबंधित प्रश्न भी हम करेंगे। इस वीडियो में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, मेरी जितनी भी नियमित छात्राएं हैं वो इसको उतारेंगी अपने रजिस्टर में, नोटबुक में, उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगी और अपना नाम लिखेंगी। ये आपका आज का टास्क है। कमेंट आप चाहें तो इसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब क्या है। धन्यवाद।